वेक्टर्स में बच्चों हमने वेक्टर की डेफिनेशन देखी कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिर हमने जो है वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा कि हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, जिसमें डिफरेंट केसेस भी हमने डिफरेंट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम वेक्टर की एडिशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हम वेक्टर की एडिशन पढ़ने जा रहे हैं, या फिर चलिए वेक्टर की एडिशन पहले पढ़ लेते हैं कि वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं। उसके बाद एक वेक्टर की टाइप है वो भी बताऊंगा, और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। एडिशन के लिए हमने क्या किया था, देखो एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए हमने बच्चों ये किया कि हमने पहले तो ये डिसाइड कर लिया कि भाई ये सिंपल एडिशन नहीं है। सिंपल एडिशन का मतलब है जैसे 3 और 5, 3 मीटर मीटर डिस्टेंस ऐड करो आंसर आ जाएगा 8 मीटर, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर ऐड करना तो बड़ा आसान होता है। लेकिन अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो या फोर्स हो 3 न्यूटन +5 न्यूटन, अब आपके पास जो आंसर है वो 8 न्यूटन आए ये लाजमी नहीं है। इसका आंसर 8 न्यूटन आए ये लाजमी नहीं है, क्योंकि वेक्टर के अंदर बच्चों डायरेक्शन भी देखी जाती है। वेक्टर के अंदर क्या भी देखी जाती है, डायरेक्शन भी देखी जाती है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, हम इसको आसानी के लिए 3 स्टेप में ब्रेक कर देंगे। बताऊंगा बेसिकली 3 में ब्रेक करना जरूरी नहीं है, आप एक मेथड से ही सारे कर सकते हैं, लेकिन हम आसानी के लिए 3 में ब्रेक कर देंगे। जो है कैटेगरी कौन सी है, जब हमारे वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल। पैरेलल होंगे तो उनको कहते हैं। नंबर 2, वेक्टर होंगे तो उनको कहते हैं। और हमारे पास लास्ट रैंडम वेक्टर्स। रैंडम का मतलब है ना ही पैरेलल ना ही परपेंडिकुलर। पैरेलल का मतलब है दोनों वेक्टर ऐसे हों, अब दोनों सेम में भी हो सकते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, लेकिन ये है पैरेलल। इस चीज को बेटा इधर जा रहा हो, एक वेक्टर इधर जा रहा हो, अभी भी ये पैरेलल ही है लेकिन ऑपोजिट है। इसी तरीके से ये पैरेलल वेक्टर्स, ये वाले भी पैरेलल वेक्टर्स ही काउंट होंगे, ठीक है। तो ये पहली कैटेगरी हो गई कि इसके वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करेंगे। उसके बाद हम जो दूसरी कैटेगरी पढ़ेंगे वेक्टर्स की, तो जो दूसरी कैटेगरी हमने यहाँ पर बनाई है परपेंडिकुलर की, इसमें एक वेक्टर ऐसे है तो एक वेक्टर ऐसे होगा, क्योंकि अभी ये दोनों आपस में देखो 90 डिग्री पे, एक इधर जा रहा है तो एक ऊपर जा रहा है। अगर मैं इनको मिला के लिखूंगा तो बीच में एंगल 90 डिग्री आ रहा होगा। तो इसकी क्या कैटेगरी है, इस कैटेगरी के लिए को सॉल्व करने के लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये मैथ्स का टॉपिक भी है और ये फिजिक्स में भी हम वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर होंगे बच्चों, उसके एडिशन पढ़ने के लिए हमें छोटा सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री, सही है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि पहले हम पैरेलल पढ़ लें और रैंडम पढ़ लें, फिर इस पर आए, क्योंकि इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ना पड़ेगा, तो भी देखने पड़ेंगे, साइन कोसाइन टेंजेंट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद रैंडम वेक्टर। रैंडम वेक्टर का मतलब है कि एक वेक्टर इधर जा रहा है तो एक वेक्टर इधर जा रहा है। अब ये ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, अब ये रैंडम डायरेक्शन।
पैरेलल और परपेंडिकुलर वाली बात नहीं है। तो इन वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे भाई? ऐसा ही है ना, मैथ्स में एडिशन तो ऐसी ही होती है ना, क्या 3 सेकेंड्स और 4 सेकेंड्स मिलकर 7 सेकेंड्स बन जाते हैं। स्केलर तो ऐसे ही ऐड होते थे, वेक्टर्स कैसे ऐड होंगे? आपको बार बार फोर्स की मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आसान है। तो सबसे पहले हम एडिशन ऑफ वेक्टर की फर्स्ट कैटेगरी वेक्टर पैरेलल है। और बच्चों एक बात याद रखिएगा, जब दो वेक्टर्स को ऐड करोगे, जब दो वेक्टर्स को ऐड करोगे, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? बच्चों मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके। जब दो वेक्टर्स आप ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आंसर में भी वेक्टर ही आएगा। आंसर में वेक्टर आने का मतलब है आंसर भी एरो की शक्ल में ही आना चाहिए, क्योंकि वेक्टर तो एरो से रिप्रेजेंट होता है ना, इसका हेड और टेल दोनों होती है। हेड डायरेक्शन बताती है, टेल मैग्नीट्यूड बताता है। स्केलर वेक्टर अगर मैं एक रिव्यू दे दूं, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड विद यूनिट, ये हो गया हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है हमारे पास? जिनके पास मैग्नीट्यूड विद यूनिट और साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो रही हो, उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका बच्चों हमने क्या ढूंढा था कि हम वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें हेड बताएगा डायरेक्शन और ये जो पूरी टेल है ये बताएगा मैग्नीट्यूड। सही है? तो दो स्केलर को ऐड करके जब स्केलर आंसर आता था, तो इसी तरीके से दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो आंसर में भी क्या आएगा? वेक्टर ही आएगा। ठीक है। अब पहली वाली मिसाल है कि वेक्टर्स जब पैरेलल हो, तो मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। एक बॉक्स है, इसके ऊपर एक फोर्स यहाँ लग रही है 3 न्यूटन की, एक फोर्स यहाँ लग रही है 4 न्यूटन की, ठीक है, और एक फोर्स यहाँ लग रही है 4 न्यूटन की। आपको इसका मतलब है जिसको आप चाहे यहाँ बना दो, आपको फोकस करना है डायरेक्शन पे। अल्टीमेटली बच्चों हो ये रहा है कि ये सारे वेक्टर्स मिलके बॉक्स को एक ही तरफ लेके जा रहे हैं, ऐसे ही है, यानी कि ये सारे के सारे सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब ये सारे वेक्टर्स क्या हैं? सेम डायरेक्शन में। तो हम इनको सिंपली मैथमेटिकली ऐड कर देंगे, जैसे स्केलर ऐड करते थे वैसे ऐड कर देंगे। तो हम इसके 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, तो आंसर आ जाएगा 11 न्यूटन, और वो कहाँ जा रहा होगा? इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो आगे बात, तो बड़ा वेक्टर बन जाएगा 11 न्यूटन का जो इसी डायरेक्शन में जा रहा हो। यानी कि जब वेक्टर पैरेलल होंगे तो या तो हम उनको सिंपली ऐड कर देंगे, जैसे हमने ये ऐड कर दिया, जैसे मैथमेटिकली ऐड करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हम वेक्टर्स को मैथमेटिकली ऐड नहीं करते, उसके लिए स्पेशल केस होता है। लेकिन जब पैरेलल हो, जब वेक्टर्स पैरेलल हो, तो सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये एडिशन समझ में आ गया कि सिंपली ऐड कैसे कर दिया हमने? 4 + 3 + 4, आंसर आ गया। इसमें से अगर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में होता बच्चों, तो सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाते। समझो 2 न्यूटन होता है जो उस डायरेक्शन में इस बॉक्स पे फोर्स लग रही होती है, तो अब क्या होगा? अभी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 4 में पहले सबसे बड़े से स्टार्ट करेंगे, बस ध्यान ये रखना कि सबसे बड़े से स्टार्ट करेंगे। 4 न्यूटन में प्लस होगा 3 न्यूटन और माइनस होगा 2 न्यूटन। 2 न्यूटन माइनस सकते हैं। इस केस के अंदर 2 न्यूटन माइनस क्यों होगा, बता सकते हैं? लिख के बता दें। पैरेलल तो है भाई ये आलियान, पैरेलल का मतलब होता है जिनके बीच में एंगल 0 हो, तो ये सारे पैरेलल ही हैं। अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है 2
इसलिए माइनस कर। हाँ ऑपोजिट डायरेक्शन, ये ऑपोजिट डायरेक्शन है पैरेलल, ये पहला ही केस है। अच्छा अब आप ये सोच रहे हो कि सर आपने 2 में से 3 और 4 को क्यों नहीं माइनस किया, 4 में से 2, 4 और 3 में से 2 को क्यों माइनस किया। तो असूल ये बना ले कि प्लस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करें। अब आपसे कोई पूछे कि इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा इसका। रिजल्टेंट क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, जो वेक्टर ऐड करने के बाद आंसर आता है ना, जो हमारे पास ऐड करने के बाद आंसर आता है ना, वो भी एक वेक्टर होता है, उस वेक्टर बोलते हैं, उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। 4 + 3 7, 7 - 2 5। अब इस 5 न्यूटन की डायरेक्शन क्या है, जो इन 4 और 3 की थी। अगर सवाल में आपको 4 और 3 की डायरेक्शन बताई हुई है तो आप यहाँ पर वही डायरेक्शन लिख देंगे, यानी कि जो सबसे बड़े वाले की डायरेक्शन होगी वो यहाँ पर लिख दी जाएगी, क्योंकि ये वहीं जाएगा। एक बच्चा इसको यहाँ पुश कर रहा है, एक बच्चा यहाँ पुश कर रहा है और एक बच्चा ऑपोजिट पुश कर रहा है, तो अल्टीमेटली बॉक्स तो इन दोनों की डायरेक्शन में जाएगा। तो जो बड़े वाले वेक्टर्स हैं उसकी डायरेक्शन में हमारे पास आंसर आएगा। समझ में आया। जब वेक्टर्स पैरेलल हो तो उनको कैसे ऐड किया जाता है, समझ में आ गया। अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो सारे ऐड हो जाएंगे, और जो जो ऑपोजिट डायरेक्शन, बड़े वाले को रेफरेंस बना लो, जो सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड वाला है उसको आप रेफरेंस बना लो, बाकी उसके सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन वाले देख लो, जो सेम है वो ऐड, जो ऑपोजिट है वो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, मैं केस दे रहा हूँ आप लोगों को। इनको ऐड कर रहा हूँ, रिजल्टेंट बताया मुझे कहाँ पर आएगा जल्दी से। मरियम ने अच्छा दिमाग लगाया है, वेरी गुड। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन दिया था मैंने। वेरी गुड। तो आयशा क्या आंसर आएगा इसका, फाइनल रिजल्टेंट क्या आएगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आयशा सेल सही आंसर बताया आप। जब मैग्नीट्यूड 0 होगा बच्चों तो डायरेक्शन तो होगी ही नहीं। ठीक है, जब मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा वेक्टर का तो उसकी डायरेक्शन काउंट ही नहीं होगी, यानी कि उसके बाद डायरेक्शन होगी ही नहीं। बॉयज क्यों नहीं सॉल्व कर रहे भाई।
जी, यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो सकती है कि आप बोलेंगे सर हम 8 से स्टार्ट करेंगे बड़े वाले से। बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें 6 और 2 माइनस कर दें, या 6 से स्टार्ट करें, 6 प्लस 2 8 करें और फिर 8 माइनस कर दें। तो दोनों केसेस में आंसर जो है, रिजल्टेंट जो है वो 0 आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें रिजल्टेंट 0 भी आ रहा होता है। दोनों साइड से बैलेंस हो गया ये मामला। ठीक है, अब हम जो एक दूसरी टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो परपेंडिकुलर नहीं पढ़ रहे फिलहाल। ये चलो दूसरा केस क्या है, व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। पैरेलल समझ में आ गया ना बच्चों? पैरेलल होंगे तो सिंपली मैथमेटिकल रूल से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सिंपली मैथमेटिकल रूल से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों मसला क्या पेश आया। मसला ये पेश आया हमारे साथ कि जब एक वेक्टर ऐसे था 3 न्यूटन और अगला यहीं से ऐसे जा रहा था 4 न्यूटन, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो मिलकर हो गया 7, यानी कि बड़ा जो रिजल्टेंट बन गया वो हो गया 7। सही है, लेकिन अगर ये वेक्टर ऐसे जाने के बजाय हल्का सा ऊपर हो जाए या बिल्कुल सीधा हो जाए, ठीक है, यानी कि एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर, अब हमारा बॉक्स इस डायरेक्शन में तो नहीं जाएगा, ना ही इस डायरेक्शन में जाएगा, वो किसी नई डायरेक्शन में जाएगा। वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा उसी पर। ठीक, अगर एक फोर्स ऐसे लग रही है और एक फोर्स ऐसे लग रही है, अब वेक्टर कहाँ जाएगा हमारा? अब जो हमारा बॉक्स है, जो फाइनल रिजल्टेंट है, वो कहाँ जाएगा? चलेगा कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहाँ पर है। ठीक है, एक वेक्टर यहाँ लग रहा है 3 न्यूटन और एक, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो अगर इसको जहन में एनालाइज भी करो तो नहीं, बॉक्स डब्बा ले लो, एक बच्चा यहाँ रस्सी बांधे, एक बच्चा यहाँ उसको खींचो तो ये इस डायरेक्शन में, ऐसा ही है। कभी एनालाइज किया? प्रूफ भी करें हम। तो बच्चों इधर वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। वाई एक्सिस होना जरूरी नहीं है, बीच में एंगल 90 डिग्री। अगर एक वेक्टर ऐसे हो और एक वेक्टर ऐसे हो तो अब भी ये परपेंडिकुलर है बच्चों, बीच में एंगल 90 डिग्री। तो दूसरा केस जो हमारे पास वेक्टर एडिशन का था वो कौन सा है, कि जब वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो हम ये केस स्टार्ट कर चुके हैं। अब इसके अंदर वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे बच्चों? एक वेक्टर इधर है 3, एक वेक्टर ऐसे है 4, ये जहन में नजर आ रहे हैं दोनों के कैसे हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो क्या किया जाता है कि रखें 3 न्यूटन। अब इसके बाद दूसरा वेक्टर इसके हाइट पे रखना है आपने यहाँ पर, ऐसे। तो देखिए ये हो गया 4 न्यूटन। अब आपसे कोई पूछेगा, जब मैंने पहला आ गया 3, फिर दूसरा आ गया 4, तो यहाँ से यहाँ तक होगा रिजल्ट है ना पूरा, इन दोनों पर भी ऐसे ही होगा, यानी कि पहले से स्टार्ट होगा और आखिरी पे खत्म होगा यहाँ पर। ये है रिजल्टेंट, इसको हम बोल सकते हैं आर। मैं दोबारा बता दूं, जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर है हमारे पास तो हमने पहले, लेकिन ये सिर्फ दो वेक्टर पे होगा, दो से ज्यादा पे नहीं होगा। ये के लिए नहीं है, ये दो के लिए। परपेंडिकुलर वेक्टर्स कौन से वाले? जो दो हों, 3 और 4, रिजल्टेंट ये आएगा। देखो मैंने अभी भी बताया था कि जब एक बॉक्स पे एक फोर्स यहाँ लगे और एक फोर्स यहाँ लगे तो रिजल्टेंट यहाँ आएगा, ये बॉक्स यहाँ जाएगा। इसी तरीके से एक ये बॉक्स है, इस पर एक बंदा यहाँ पर
रस्सी से खींच रहा है फोर्स, एक बंदा यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा है रस्सी के थ्रू, पता है कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। क्योंकि जब आप इनको ऐड करोगे, पहला वेक्टर रखोगे, फिर दूसरा वेक्टर रखोगे, ये दूसरा वेक्टर इसके हेड पे रखोगे यहाँ पे, तो अब देखो रिजल्टेंट पहले से स्टार्ट होता है और दूसरे पे खत्म होता है, देख रहे हो रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ, ये बॉक्स ऊपर जाएगा। और प्रैक्टिकली जमीन पे एक बॉक्स रखा हुआ है, एक बच्चे ने यहाँ से इसकी रस्सी पकड़ ली, एक बच्चे ने यहाँ से रस्सी पकड़ ली, जब ये अपनी डायरेक्शन में इसको फोर्स लगाएंगे, अपनी डायरेक्शन में इसको फोर्स, तो ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा बॉक्स, ना इसके पास जाएगा ना इसके पास जाएगा, ये बॉक्स ऊपर उड़ जाएगा, है ना। तो ये समझो बिल्कुल इसी तरीके का केस है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स की हमने एग्जाम्पल देखी, लेकिन अब मसला ये आ रहा है, डायरेक्शन तो समझ में आ गई, डायरेक्शन तो समझ में आ गई क्या होगी, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन जब परपेंडिकुलर होंगे तो डायरेक्शन तो ये वाली होगी। हाँ, अगर पहले 4 लिखा होता फिर 3 लिखा होता, अब डायरेक्शन ये होती, थोड़ी सी लीनिंग हो जाती, थोड़ी सी लीनिंग हो जाती, ये कम है, ये लीनिंग है ज़्यादा, करते तो आंसर सिर्फ एक्स पे आता, सारे वाई पर होते तो आंसर सिर्फ वाई पे आता। अब क्या हो रहा है, एक एक्स पे है और एक वाई पे, एक वेक्टर एक्स पे है एक वाई पे, तो आंसर दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। ये कितने हैं उसको मिला के इस रिजल्टेंट का आंसर बनेगा, लेकिन आएगा कितना, क्या आपको लग रहा है कि ये 7 होगा, क्या आपको लग रहा है ये 7 होगा, जो हमने ऐसे ऐड किए थे 3 और 4 और 7 आंसर आया था, क्या इस केस में लग रहा है ये 7 होगा कि सिंपली 3 और 4 करो और 7 ऐड, ऐसा कतई नहीं है बच्चों, ठीक है। ये 7 नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा उसके लिए हमें पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसके लिए हमें पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और क्योंकि आप गौर करो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, बन रहा है, 12 समझा हो, समझो एक ऐसे है, अलग अलग है, इनको ऐड कैसे करेंगे, पहले पहला वेक्टर, फिर उसके हेड पे बनाएंगे दूसरा वेक्टर, और रिजल्ट कहाँ से होगा, जो पहले से स्टार्ट होगा और यहाँ पे खत्म हो रहा होगा, यानी कि ये होगा रिजल्ट, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हो गया पहला वेक्टर, ये हो गया दूसरा वेक्टर। इन दोनों को सिंपली मैथमेटिकली ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें दिखने से ही मालूम हो रहा है कि भाई ये 7 नहीं है, ये 3 और 4 के आसपास की चीज है कोई, सिंपली ऐड करने से नहीं आएगा ये। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बच्चों, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल बन रहा है, तो इस वाले थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस एक साइंसदान था, उसने राइट एंगल ट्राइंगल को स्टडी किया, और उसने राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 3 साइडों के नाम लिए, एक हाइपोटेन्यूज और एक होती है बेस, ठीक है, शायद कभी पढ़ा हो, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। तो हमारा ये सवाल भी कुछ इसी तरीके का बन चुका है, उसके अंदर एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे ऐसे बन रहा है, यानी कि हमारे सवाल में भी राइट ट्राइंगल बन रहा है, हमारे सवाल के अंदर भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो ये वाला अगर हम कह देंगे एफ एक्स पे है, और ये वाला हमारे पास आर यानी कि रिजल्टेंट है, तो उसको जब पाइथागोरस में अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल की, और इसका फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर। मैं यहीं से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करवाऊंगा, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा मामला। पहला वाला वेक्टर एडिशन मेथड आपको अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो क्वेश्चन पूछ लें। प्रोडक्शन अगर समझ में आ गया, और अगर ये बात समझ में आ गई है कि हमें किस तरह इनको प्लेस करना है एक दूसरे के हेड पे, और रिजल्टेंट कैसे फर्स्ट से लास्ट तक जाएगा, और सिंपली ऐड नहीं हो सकते, अगर ये बात समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो क्वेश्चन पूछ लें।
ये पाइथागोरस थ्योरम है जो कि राइट ट्रायंगल पे अप्लाई होता है, और हमारे पास जब वेक्टर परपेंडिकुलर है तो हमारे पास भी एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, जिसकी वजह से हम कह पा रहे हैं कि हम यहाँ पर भी क्या करेंगे। अच्छा जी, अब्दुल राफे, आयशा सुहेल, आलियान, अनस, बतूल, मरियम, एहसन, हमजा अली, हमजा खान नहीं है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी फॉर होमवर्क, आई होप आप सबने देख ली होगी भाई। अगर कोई क्वेश्चन है बच्चों तो पूछ लें इसमें, और मुझे बता दें कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने वीडियो जो है वो देख ली है। जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लें, क्योंकि मैं कौन आपको इस टॉपिक को कोई आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी। ये अनस जुबैरी हैं या अनस अली हैं? ओके, अनस अनस जुबैरी हैं। ओके बतूल, वेरी गुड बेटा। योर अनस जुबैरी और अनस अली। ओके स्टूडेंट्स, यहीं पर क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास से पहले बेटा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो आपको और हेल्प करेगी। और हम फिर आगे जो है वेक्टर की जो बाकी दो एडिशन है वो भी देख लेंगे, और उसके बाद कुछ वेक्टर की टाइप्स हम उनको भी थोड़ा देखेंगे कि क्या क्या हो, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, फ्री वेक्टर क्या होता है। हालांकि हम बड़े आराम से समझ सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं पहले एडिशन कर लें उसके बाद उसको देखें। ठीक है।